टैक्स की वैक्सीन है। अखिलेश जी मुझे बताइए, आप तो सरकार में रह लिए, ये क्या कोई हर सरकार नहीं करती हुई काम क्या बताती है? हमने मैंने तो नहीं लगाया तस्वीर। आप देखिए लखनऊ से लेकर के आगरा एक्सप्रेस वे बना है, कहीं हमारी तस्वीर लगी हो, कहीं हमारा नाम लिखा हो नेताजी का और हमारा। और सोचिए कहां नाम लिखा इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम जहां है वहां पर इन्होंने अपनी पटिया लगा दी, जहां शौचालय है वहां पर पटिया लगा दी इन्होंने। शौचालय बनाना भी क्या खराब काम हो गया? वो शौचालय भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ था। ये सच है। अच्छा, आपने शौचालय बना दिए, आपने पुल बना दिए, आपने घाट बना दिए, आपने एक्सप्रेसवे बना दिए, तो ये क्या करने आए? ये केवल समय काटने आए हैं और इनका समय कट गया, दोबारा नहीं आएंगे ये। लेकिन एक गंभीर बात, जो वैक्सीन वाली बात थी, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। हम जब इस होटल में आते हैं तो हमारा हाथ का टेम्परेचर चेक करते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं तो सर्टिफिकेट मांगते हैं, वैक्सीनेशन सब कुछ होता है। अखिलेश जी, ये तो स्वास्थ्य की बात है और बड़ा नेता जब कोई बात कहता है उसका असर आपके इतने लाखों करोड़ों लोगों चाहने वालों पर होता होगा, तो अब आप नहीं लगवा रहे, मान लीजिए आपकी सुन के बहुत सारे लोग ना लगवाएं। मैं कई मौकों पर कह चुका हूं और फिर बात को वहीं से शुरू करता हूं। सर्टिफिकेट पर आप भारत का झंडा लगा दीजिए और मैं सभी समाजवादियों से कहूंगा कि आप सहयोग भी करिए और लगवा भी लीजिए। और मैं आखिरी आदमी हूंगा जब उत्तर प्रदेश के सब गरीबों को, सभी नौजवानों को, माताओं बहनों को, मजदूरों को लग जाएगा, उसका हमें भी वैक्सीन लगा देंगे। उससे पहले नहीं, जब उत्तर प्रदेश की जनता को लग जाएगा उसके बाद मैं भी लगवा। वो कह रहे हैं हमने 10 करोड़ टीके लगा दिए, सब देश में उत्तर प्रदेश की जनता को सबको लगा दिए। सवाल 10 करोड़ का नहीं है, दुनिया में तीसरी डोज शुरू हो गई। 10 करोड़ कितने, क्या डबल डोज दे दी क्या आपने? 10 करोड़ कुल 10 करोड़, टोटल 10 करोड़। लेकिन डेटा क्या कहता है कि आपने 10 करोड़ सबको लगा दी क्या? इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा देश है, 24 करोड़ की आबादी रहती है। तो जब आप एक दिन में 2.5 करोड़ लगा सकते हैं, 2 करोड़ से ऊपर लगा सकते हैं, तो आप कम से कम दशहरा तक सबको लगा दीजिए। नहीं, हमें तो यही पता लगा है कि मोदी सरकार, योगी सरकार मिलकर खास तौर पर उत्तर प्रदेश पर ही फोकस कर रही है। उनको मालूम है चुनाव जीतना है, यहीं से जीतेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ये कहती है, दुनिया में ये प्रचार करती है कि सबसे ज्यादा एक दिन में डोज लगाई गई है, तो अगर एक दिन में इतनी लग सकती है तो इसका मतलब हमारे पास मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास, हम लगा सकते हैं। तो आखिर किसने रोका है? आप दशहरा तक सबको लगा दीजिए और जब दिवाली हो तो सब वैक्सीनेटेड दिखाई दें। किसने रोका है? अब देखते हैं, सरकार के पास दावे तो बहुत है। उन्होंने तो एक हाथ हम दिसंबर तक 200 करोड़ डोज लगाएंगे। सच्चाई जीरो है इनके पास। अच्छा, ये विज्ञापन में सरकार चल रही है। अच्छा ये बताइए अखिलेश जी, इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर सबको यही लगता है कि कोरोना में जो कुछ हुआ वही रहेगा, वैक्सीनेशन भी उसका एक हिस्सा है। वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार कह रही है हम अच्छा काम कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं। अब जो कोरोना की सेकेंड वेव में हुआ था, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बड़ी खराब हालत थी। मैं शायद ही किसी ऐसे आदमी को जानता हूं जिसका कोई अपना ना खोया हो या ऐसे किसी व्यक्ति को, परिवार को न जानता हो। उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खराब तस्वीरें आया करती थी। मुझे बताइए, चुनाव तक क्या ये लोगों के जहन में रहेगा या वॉश आउट हो जाएगा? केवल कोरोना नहीं, बल्कि किसान के साथ जो धोखा हुआ, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, और सवाल यह कि सरकार को नहीं पता कि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। क्या बीजेपी को नहीं पता डीजल आज क्या कीमत है? क्या बीजेपी को नहीं पता किसान के सामने क्या तकलीफ आ गई है? क्या बीजेपी को नहीं पता कि कितने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। नहीं, लेकिन कोरोना को लेकर के मेरा सवाल ये था आपसे कि कोरोना को लेकर के क्या योगी सरकारें कहती है हमने बहुत अच्छा काम किया। मैं मुख्यमंत्री जी का एक बार इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि मुझे खुद को कोरोना हो गया और उसके बाद मैंने सबसे पहला एक काम किया कि मैं गांव-गांव में जाकर घूमा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इस इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी कुछ महीनों के लिए मिल गई है। लखनऊ के लोगों ने देखा कि किस तरीके से शमशान, जहां पर इतनी लाशें जल रही थी, ये सरकार इंतजाम नहीं कर पाई। और जब तस्वीरें बाहर आने लगी तो ये सरकार उसको छिपाना चाहती थी और टीन शेड लगा रही थी, बैरिकेडिंग कर रही थी सरकार। और केवल भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा वो तस्वीरें जब मां गंगा में लाशें बह रही थी। और सोचिए, भारतीय जनता पार्टी से जवाब पूछा गया तो उनके लोग क्या कहते हैं? जब वो गाजीपुर और बक्सर की तरफ दिखाई दी लाशें, तो कहते हैं बीजेपी वाले कि ये बिहार से लाशें आ रही थी, यूपी की लाशें नहीं है। कौन मान लेगा इनकी बात? गंगा कहां से कहां बहती है? वो आज भी यही कहते हैं। वो इसीलिए तो झूठ बोलते हैं, ये झूठ का फूल है। ये भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नहीं है, ये झूठ का फूल है। मैं फिर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं एयरपोर्ट तक तो आपको बता दी कहानी। फिर हम टैक्सी में बैठे, अब टैक्सी ड्राइवर से पूछा, उसे एक कोरोना वाला सवाल किया। उन्होंने कहा कि वो बोला कि इसमें योगी जी की क्या गलती है? मैंने बोला क्यों भाई, मुख्यमंत्री हैं। बोले आंधी आए, होर्डिंग गिर करके किसी के सर पे लग जाए तो मुख्यमंत्री की गलती है? कोरोना थी, महामारी थी, पूरी दुनिया में आई थी।
लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी थी, सरकार ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। न दवाई दे पाई सरकार, न बेड उपलब्ध करा पाई, और किस तरीके से दवाइयां ब्लैक हुई हैं। और लोगों को लगा कि रेमडेसिविर शायद इलाज है उसका, गरीबों को भी लगा, क्योंकि गरीब ये महसूस किया कि अमीर शायद उस दवाई से बच रहा है, उस इंजेक्शन से बच रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में कितना ब्लैक हुआ। और अधिकारी बांटेंगे रेमडेसिविर, ऑक्सीजन नहीं थी, लोगों ने सिलेंडर अपने आप इंतजाम किया। क्या अधिकारी बांटेंगे कि डॉक्टर बांटेंगे? शायद हो सकता है उसकी जानकारी कुछ रही हो, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है कि किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चौपट दिखाई दी, बर्बाद हो गई हैं इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में। और जितने अस्पतालों में मुख्यमंत्री जी गए, वो सब समाजवादियों के बनाए हुए अस्पताल थे। अभी तक इन्होंने अपना कोई काम जिसका शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन ये सरकार नहीं कर पाई। तो क्या विकास करेगी सरकार? अच्छा, कोरोना को लेकर वो कहते हैं कि उस वक्त कहां थे अखिलेश यादव? सारी राजनीति ट्विटर पे, जब कोरोना का इतना भीषण काल चल रहा था, तब सड़क पे कौन था? समाजवादी पार्टी, और मैंने खुद जिसकी मदद कर सकता था मैंने मदद की। अगर किसी को सिलेंडर की जरूरत थी तो मैंने सिलेंडर उपलब्ध कराए। किसी ने अगर मोबाइल पे कहा कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, मैं जानता हूं, मैंने अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा कि जाओ, वो बिजनौर में वो है, वो बुलंदशहर में है, जाकर के उसको सिलेंडर दे दो जाकर के। और यही नहीं, जब अधिकारी रेमडेसिविर बांट रहे थे तो कई गरीब उन्होंने कहा, कई लोगों ने कहा कि रेमडेसिविर का इंतजाम चाहिए। मैंने खुद एक लोगों से कहा कि भाई कुछ दे दो रेमडेसिविर, हमें भी इंजेक्शन दे दो जहां हमें उसको देना है। तो सोचिए, अधिकारी रेमडेसिविर बांटेंगे या डॉक्टर इंतजाम करेगा? इस उत्तर प्रदेश में अधिकारी बांट रहे थे इंजेक्शन, और कोई होल्डिंग कर रहा था तो दवाई का इंतजाम सरकारी कर्मचारी कर रहे थे, अधिकारी करे। और किसके इशारे पर? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। ये तो अधिकारी तो आपकी तो सुनते होंगे ना, आप मुख्यमंत्री रहे। अधिकारी फोन बंद किए हुए हैं, लेकिन इधर से फोन बहुत आने लगे हैं। इधर मैसेज भी बहुत आया। जब अभी पिछला 1 जुलाई मैंने जन्मदिन मनाया, न जाने कितने अधिकारी जो भूल गए थे वो मैसेज कर रहे थे बधाई का। तो वो बधाई केवल जन्मदिन की नहीं थी, वो बधाई आने वाली सरकार की थी। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी लोग 400 सीटें जीतने जा रहे हैं इस बार। देखिए, चुनाव में क्या हो सकता है 400 सीटें जिता दे इस बार। अभी 400 वाले दावे पे मैं आता हूं, लेकिन चुनाव में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ठीक है, किसी अधिकारी को लगता होगा, क्योंकि आप धमकाते हैं अधिकारियों को। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं? देख लें अधिकारी, समय भी पलटेगा, मैं आऊंगा तब सबकी ऐसी तैसी करूंगा, बोलते हैं। नहीं, ऐसी तैसी तो नहीं कहा होगा। ये तो मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। चलिए, आप चेतावनी धमकी देते तो हैं? नहीं, धमकी नहीं देता हूं मैं, क्योंकि धमकी अधिकारी को नहीं दे सकते। अधिकारी कब बदल जाए पता ही नहीं, और हमने तो बदलते देखा है, बहुत बदलते देखा है। क्या क्या फर्क देखा है आपने एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये में? क्या फर्क देखा आप जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे उसके बाद? पहले जनता की सुनवाई हो जाती थी, अब जनता की सुनवाई नहीं हो रही, कोई पूछ नहीं रहा। और अगर कोई पूछ रहा होता तो बताओ, इनका लोकसभा के सांसद प्रतापगढ़ में क्या धुलाई हुई उनकी, क्या कुटाई हुई उनकी? गोरखपुर में सांसद और विधायक गांव में नहीं घुस सकते। अगर विधायकों की सुनवाई होती तो शायद उनका इतना अपमान नहीं होता। और अब तो आज अखबार में आ गया है कि कम से कम 150 सीटें हटने वाली हैं। 150 विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा, उनकी कटेंगी टिकट। ये 150 खराब खबर है। हमें जो जानकारी है वो लग रहा है कि 250 सीटें कटेंगी, और 250 सीटें ही नहीं कटेंगी, ये जो मुख्यमंत्री जी, इनको भी विदाई का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी तो नहीं, लेकिन बाकी 250 में से कितनों को आप लेंगे? अब हम पे तो वही है कि जो जीतने वाला होगा वही लेंगे, सबको थोड़ी ले सकते हैं। अच्छा, आप तो मुख्यमंत्री के दावे से भी ऊपर निकल गए। आमतौर पर सरकार ये कहती है कि हमारे जितने विधायक आए थे उससे ज्यादा इस चुनाव में आएंगे। वो 350 कह रहे हैं, आप 400 कह रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी 350 ला सकती झूठ बोल करके, तो ईमानदारी से लोगों को जोड़ करके, और जो बदहाल किया उत्तर प्रदेश को, आप सोचिए उत्तर प्रदेश कहां जा रहा था, क्या जीडीपी थी उत्तर प्रदेश की। अभी आंकड़े आए, प्रति व्यक्ति आए, क्या घट गई कि नहीं घट गई? डीजल और पेट्रोल कितना था पहले, आज कितना हो गया? पहले जीडीपी देखिए, मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री के आंकड़े जो पार्टी जारी करती है, सरकार जारी करती है, कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ जो है वो ओवरऑल जीडीपी नंबर 6 पर थी। आपके जमाने में नंबर 6 पर थी, आज नंबर 2 पर आ गई। मैं आपसे कहूंगा, ना मेरी मानिए ना मुख्यमंत्री जी की मानिए, जो सरकारी आंकड़े हैं 12 से 17 तक के, और 17 के बाद जो सरकार आई है, उन आंकड़ों को जनता के बीच में रख दीजिए। अच्छा, चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूं। 17 में आपकी सरकार गई, योगी आदित्यनाथ आ गए। 2 साल थे जब यूपी की जनता ने उनके कामकाज को परखा। फिर 19 में इतनी बड़ी जीत फिर उत्तर प्रदेश से कैसे आ गई? अगर कुछ नहीं किया होता, मान भी लेंगे वोट मोदी जी के नाम पर था,
लेकिन जनता अगर यहां त्रस्त होती योगी से तो इतना बड़ा मैंडेट कैसे देती? उसके बहुत सारे कारण होंगे, मैं मुड़कर के नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन यह मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से जनता इस बार नाराज है और नाराजगी दिखाई दे रही है, नाराजगी हर क्षेत्र में है। सरकार को आज बताना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में क्या काम किया है। अपना घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, संकल्प पत्र, कल्याण उत्तर प्रदेश के लिए जो जनता के लिए बनाया था संकल्प पत्र, उस पर कितने खरे उतरे हैं उसका आकलन होगा। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या दूध की नदियां बहने लगी? जो इन्होंने कहा था कि हम जगह जगह क्लस्टर्स बना देंगे, इन्होंने कहा कि हम लैपटॉप दे देंगे, आप कह रहे हैं कि स्मार्टफोन दे देंगे। अरे इनके स्मार्टफोन कैसे मिलेंगे जैसे स्मार्ट सिटियां बनी हैं? इनसे पूछिए कि स्मार्ट सिटी कौन सी बन गई इनकी, कौन सी स्मार्ट सिटी है इनकी, और क्या स्मार्टफोन देंगे? जो मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चलाना जानते, इसीलिए जनता को लैपटॉप नहीं दिया इन्होंने। क्यों लिखा इन्होंने घोषणा पत्र में अपने? ये तो तीन मैंने बात बताई हैं। अगर आप इनका पूरा घोषणा पत्र देखेंगे तो 90% इन्होंने घोषणा पत्र पे काम ही नहीं किया। इस बात का जवाब योगी जी ने ट्विटर पर दिया था आपको। उन्होंने कहा विपक्ष अगर पढ़ना जानता तो पढ़ लेता कि हमने कितने काम किए। मैं ये जानना चाहता हूं, उनके संकल्प पत्र में पहला ये कहा गया है किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। किसान की किसकी आय दोगुनी हो गई ये बताए सरकार? आज डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया, पेस्टिसाइड्स महंगे हैं, इंसेक्टिसाइड्स महंगे हैं, आज मेहनत मजदूरी ज्यादा है। कौन सी फसल की आय दोगुनी हो गई? ये कहते हैं हमने खरीद ज्यादा की है। धान किस कीमत लिया गया, गेहूं किस कीमत लिया गया, और गन्ने का अभी भी बकाया है। ये जरूर सरकार कह रही है कि रेट बढ़ा दिया है, और लेकिन किसानों की मांग क्या थी? और बिजली कितनी महंगी कर दी उसका जवाब कौन देगा? सरकार बताए कि आय आज किसान की क्या है और दोगुना कब कर देंगे, क्योंकि 22 तक उन्होंने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे। मैं वही कह रहा हूं, अभी तो वो कहते हैं टाइम है, 22 में तो बहुत टाइम है। अब क्या टाइम बचा? वो कह रहे हैं कि तारीख बदलने से आय बदल जाएगी। वो ये कहते हैं कि 22 में आय अपने आप दोगुनी हो जाएगी। कैसे दोगुनी हो जाएगी? आज हम सितंबर में बात कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से कैसे आय दोगुनी किसानों की हो जाएगी? उन्होंने ये थोड़ी बताया 2022 में कौन से महीने में किस मैं आपका धन्यवाद देता हूं, ऐसी ही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, किसानों की आपने बात की, अब ये बताइए किसान आंदोलन का आपने, क्योंकि उसको पूरा समर्थन दे रखा है, किसान आंदोलन का क्या असर रहने वाला चुनाव में? किसान और गरीब इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। हाँ जी। अच्छा, लेकिन हाँ, इसका असर पूरे प्रदेश में होगा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही देखते हैं? केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून लाने का काम किया है उससे उनकी खेती छिन जाएगी, भविष्य उनका अंधकार में चला जाएगा। हो सकता है जो फैसले हुए हैं उससे उन्हें मजदूरी करनी पड़ जाए अपने खेतों। आप अगर जो आप कह रहे हैं अगर वो सच है तो ये सरकार इसकी राजनीतिक सोच पर तो आप शक नहीं कर सकते। मोदी जी इतने चुनाव जीते, योगी जी चुनाव जीत करके आए, अगर इनको पता होता कि इससे हमको इतना नुकसान होगा तो इतना अड़ते उस बात पर कि 9 महीने से किसान दिल्ली को घेर करके बैठे। किसान तो ये कह रहे हैं, वो जानकारी ये है कि जब बिल नहीं आए, एक्ट नहीं बना, उससे पहले ही उस कारोबार में जो काम करना चाहते थे बड़े बड़े साइलोस बना लिए उन्होंने। हमारी मंडियां नहीं बन रही हैं। इस एक्सप्रेसवे के किनारे में किसानों के लिए नेटवर्क बनाया था कि कम से कम मंडियां बने, और गाजीपुर तक मंडी हो, आजमगढ़ में मंडी हो, सुल्तानपुर में मंडी हो। एक्सप्रेसवे के किनारे आपने मंडियों को क्यों खत्म कर दिया? जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंडियां बन रही थी वो मंडी क्यों रोक दी? तो जिसने मंडियां न बनाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मंडियों को खत्म कर दिया हो, सिंचाई इतनी महंगी हो गई हो, क्या उम्मीद करोगे इस सरकार से? सरकार कह रही है कि आपने भी काला कानून कहा, वो तो पहले से अभियान में डाल दिया गया, अब वो लागू थोड़ी हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है। ये खुद कह रहे हैं कि साल 1.5 साल जितना वक्त चाहते हैं उतना ले लें, आकर के हमसे बात करें। अगर इन कानूनों से किसानों को फायदा होने वाला था, अगर फायदा ही किसान को है तो किसान के पक्ष में कोई कानून लाइए। आप तय करिए एमएसपी क्या मिलनी है। भारत सरकार है, तय करे कि हां हम इसको यहां पर स्थान है यहां पर दे देंगे। क्यों नहीं तय करती सरकार? और अगर किसानों के ही पक्ष में तो किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? वो कहते हैं कि तो चंद किसान विरोध कर रहे हैं, और ये एक राज्य की, ये मुख्यतः हरियाणा पंजाब की प्रॉब्लम है, उसमें भी पंजाब की प्रॉब्लम है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, वो भी राजनीति से प्रेरित। उत्तर प्रदेश के किसान और देश के किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं, और समय बताएगा जिस समय किसान मतदान करेगा। अखिलेश जी, अब थोड़ी सी पॉलिटिकल बात अगर करें
एक जनरल लोग ये सवाल करते हैं कि भाई जब राहुल गांधी अखिलेश यादव चुनाव लड़ गए नहीं जीत पाए, अखिलेश यादव मायावती जी मिलकर चुनाव लड़ गए नहीं जीत पाए, इस बार तो सब अलग अलग हैं, तो फिर इस बार कैसे उम्मीद कर रहे हैं? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जब गठबंधन नहीं जीत पाया तो कैसे जीतेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने इस बार हर वर्ग के लोगों को जोड़ा है, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, किसी वर्ग के लोग अगर आए होंगे उन्हें जोड़ने का काम किया है, लगातार पार्टी से जुड़े हैं। उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से जाना तय है। ये काम आपको लगता है बीजेपी नहीं कर रही है? बीजेपी मंत्रिमंडल में अपने लोगों, जिन जैसे लोगों को चेहरा दे रही है, और यही नहीं, दिल्ली में भी। क्या मंत्रिमंडल में चेहरा देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? मान लीजिए किसी बिरादरी का कोई मिनिस्टर बन गया, अभी मान लीजिए मिनिस्टर बन गए, उत्तर प्रदेश का सब बजट पास हो चुका है, 4.5 साल में सब बजट पास हो चुका है, इनके जो नाम लिखे जाएंगे वो नाम नहीं सूखेगा पेंट उसका, तब तक चुनाव आ जाएगा। अभी तो ऑफिसें ढूंढ रहे हैं ये लोग। और पिछड़ों की, दलितों की सबसे बड़ी मांग क्या है? पिछड़ों की जाति जनगणना हो, और केवल एक समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि देश के सभी दल चाहते हैं जाति जनगणना हो। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जाति जनगणना नहीं कराना चाहती? वो कहते हैं हम देश में ये सोच, इस सोच को बढ़ावा नहीं देना चाहते। किस सोच? देश जातियों के आधार पर बटे। जो लोग वोट के नाम पर लोगों को कमरे में मनाते हों, उनका स्टिंग का ऑपरेशन कराते हों और उन्हीं से दोस्ती कर लेते हों, जिससे गठबंधन चल रहा हो उसी से कह रहे कि हमारा गठबंधन है। कमाल के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिससे गठबंधन चल रहा है उसको प्रेस में लाके बोल रहे हैं कि हमारा गठबंधन हो रहा है। उस समाज की मांग क्या है सबसे बड़ी? कि जाति जनगणना हो। ये बीजेपी के लोगों ने जातियों में भ्रम फैलाया, कहा कि सब तुम्हारा इन्होंने छीन लिया, तुम्हारे अधिकारों को इन्होंने छीनने का काम किया है, तुम्हारा हक तुम्हें मिलता लेकिन इन्होंने छीन लिया। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है कि सबकी जाति की गिनती हो जाए और जो जितनी आबादी का है उसके हिसाब से उनको अधिकार और सम्मान मिल जाए। इसमें क्या नाराजगी है? ये मंत्री बनने से किसी का सम्मान नहीं बढ़ रहा, उसके समाज का सम्मान नहीं बढ़ रहा। समाज जो चाहता है कि आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आप बताइए एयरपोर्ट इसमें ये प्राइवेटाइज कर दिया आपने, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आप किस बेसिस पर कह रहे हैं? अगर एयरपोर्ट प्राइवेट हाथ में चला जाएगा तो क्या प्राइवेट लोग किसी को आरक्षण देते हैं? इस कौन प्राइवेट में? अखिलेश जी, आप अडानी, अगर कहूं, अडानी अंबानी तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले ना। मैं ये कहूं कि आपके चैनल में आरक्षण होना चाहिए, क्या आप दे दोगे आरक्षण? मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, प्राइवेट आदमी जो है वो तो मेरिटोक्रेसी पे काम करता है ना। जो अच्छा आदमी होगा उसको उसके काम के हिसाब से तो आप जगह दी जाएगी। आप फिर संविधान के विपरीत जा रहे हैं। आप बाबा साहब ने क्या कहा था, या हमारे संविधान में क्या है, या जो मंडल कमीशन है वो क्या है, हम किस आधार पर पिछड़े हैं, ये आपको और हमको फिर जानना पड़ेगा। उसकी हमें व्यवस्थाएं बेसिक हैं से तो। शुरू करना पड़ेगा। हम जाति के आधार पर पिछड़े हैं, हम संपन्नता के आधार पर पिछड़े नहीं है। आप मुझे बताइए, उसकी व्यवस्थाएं की तो हुई है संविधान में। क्या व्यवस्था है बताइए? अगर प्राइवेट हो जाएगी कोई है वो कौन छीन लेगा? सरकार बार बार कहती है कुप्रचार है हमारे खिलाफ। ओबीसी का अगर प्राइवेट हो जाएगी कोई चीज, तब तो ये मांग है कि प्राइवेट में भी आरक्षण होना चाहिए। जब सब संसाधन प्राइवेट के पास चले जाएंगे, सरकार देखो कितनी होशियारी से नोटबंदी की, सब गरीबों ने पैसा दे दिया, वही पैसा बड़े बड़े उद्योगपति को लोन दे दिया, और वही उद्योगपति हवाई जहाज लेके भारत छोड़ के चले गए। पैसा किसका था? पैसा किसका था? और फिर आज डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है, उस मुनाफे में क्या गरीब को मिल रहा है? कहीं शौचालय मिल रहा है, उनका घर बनाया जा रहा है, घर घर पानी पहुंचाने के लिए घर घर नल योजना है। आपको जानकारी होगी कि अब प्रधान बदल गए हैं, अब दूसरे प्रधान आ रहे हैं। जिन्होंने शौचालय बनाया था वो प्रधान हट चुके हैं, नए प्रधान जीत गए हैं। और शौचालय जो बनाया, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम है, किसी भी शौचालय में पानी नहीं है, बिना पानी के शौचालय बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने। बताइए बताइए शौचालय, किस शौचालय में पानी? आप बताइए। अब मैं हर शौचालय में तो नहीं गया हूं, लेकिन लेकिन वो कह रहे भाई ये काम 70 साल में सोचा तो हमने
कि गांव में घर में हर घर में शौचालय बने? नहीं, ये शौचालय पहले से बन रहे थे। ये अलग बात है कि शौचालय संख्या बढ़ाई, लेकिन जिस तरीके से शौचालय का नाम इज्जत घर रखा तो हमें भी लगा कि शायद अब गरीबों को शौचालय मिल जाएंगे, लेकिन उन गरीबों के साथ धोखा हो गया। जिस तरीके से नोटबंदी में धोखा हुआ, नोटबंदी में कहा गया कि नोटबंदी के बाद ना भ्रष्टाचार होगा और ना ही काला धन बन पाएगा। आज आंकड़े बताइए आप, नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया, नोट बड़ा हो गया ना। अब वो आर्गुमेंट में नहीं कर सकता, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार ही खत्म करना था, बहुत सारे लोगों का आर्गुमेंट कुछ और था कि रुपया कितने रुपए होना चाहिए, 500 भी खत्म हो जाए। फिर आपने कितना रुपया ले आए? 2000 रुपए का छाप दिया। तो आप ठीक कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि 2000 रुपए के छपने से भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया, मैं आपसे सहमत हूं इस बात पे। मैंने नोट बढ़ने की बात तो कही है, भ्रष्टाचार बढ़ा ही आपका नहीं, ये आपने कहा, क्योंकि रिकॉर्डिंग है उनके पास। चलिए ठीक। अच्छा चलिए फिर वापस आते हैं, जो हम पॉलिटिकल बात कर रहे थे। मैंने आपके इंटरव्यू सुने, आप जब राहुल जी के साथ आपने गठबंधन किया था तो आपने कहा कि हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसलिए इस बार हम किसी बड़ी दल के साथ जो है नहीं कर रहे हैं। क्या अनुभव था आपका ऐसा? मैं कोई अनुभव शेयर नहीं करना चाहता हूं। परिणाम जो आने चाहिए थे वो परिणाम नहीं आए, इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है कि सभी लोगों को जोड़ करके और कोशिश करनी चाहिए, जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश के, उनको साथ लाया जाए। अजय जी कुछ पूछना चाह रहे जी? जी अभी आपने जातिगत आरक्षण की बात की। जातिगत आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा होना चाहिए, क्योंकि अगर बैकवर्ड कास्ट को उनका रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उनका हक मिलता है, तो वो वोट बैंक जो उनको मिल सकता है वो मिलना चाहिए उनको। आपके हिसाब से क्यों नहीं वो जातिगत आरक्षण पर जोर देना चाहते हैं? कहाँ दिक्कत है? इस देश की बड़ी मुसीबत है ये। मुझे याद है जिस समय लोकसभा में मैं था, उस समय देश के तमाम नेता, मुझे याद है नेताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, इसके साथ साथ दक्षिण भारत के सभी दल, उनके लीडर्स उस समय की कांग्रेस पार्टी से मिले थे और उस समय देश के होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब थे। उनसे यही मांग की गई थी कांग्रेस से कि इस बार जो सेंसस हो रहा है उसकी जाति जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन आज भी जाति जनगणना के आंकड़े बाहर नहीं आए हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी पिछले आंकड़े जारी कर दे और इस बार जो होने जा रहा है हजारों करोड़ रुपए जब खर्च होंगे, तो आप जाति जनगणना क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप जातियां तो जोड़ रहे हैं, जातियों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। आपका सबसे बड़ा आरोप क्या था उत्तर प्रदेश में कि फलाना जाति ने सब कुछ छीन लिया। आपने एक कमीशन भी बैठाया, जानकारी हासिल की, और आप पूछिए मुख्यमंत्री जी से, एक कमीशन सरकार बनते ही बैठा और उसने जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि क्लास 3 में, क्लास 4 में किस जाति की कितनी नौकरियां हैं। केवल क्लास 3, क्लास 4 की नहीं होनी चाहिए जानकारी, क्लास 2, क्लास 1, हालांकि वो कंपटीशन का है, लेकिन उसके बावजूद भी जानकारी सबकी होनी चाहिए। क्यों नहीं जानकारी दे रहे हैं? और फिर जब आप जातियों में ही लड़ाई करा रहे हैं, समाजवादियों का बहुत पुराना नारा जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के तमाम समाजवादी नेताओं ने लगाया कि पिछड़ों ने बांधी गांठ 100 में पाए 60, तो अगर वो नारा आज क्यों नहीं है? ये सरकार इसलिए नहीं करना चाहती है कि पिछड़े लोग जाग जाएंगे, उनकी आबादी में संख्या ज्यादा है, इसलिए ये कभी जाति जनगणना नहीं कराएंगे। और समाजवादी पार्टी का मानना है उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी, जाति जनगणना उत्तर प्रदेश के स्तर पर करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ठीक है, ये इसी काम के लिए दिल्ली में हम देखते हैं कि राहुल गांधी ने कई बार कोशिश की, शरद पवार जी कई बार कोशिश करते हैं, ममता बनर्जी करती हैं कि सारे विपक्ष जो है वो एकजुट हो जाएं। ममता बनर्जी ने तो क्लैरियन कॉल दे रखी है, उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष को मैं एकजुट करूंगी तभी हम मोदी को हरा पाएंगे, और आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अकेले चलेंगे। जहां तक ममता जी का है, उनके साथ समाजवादी पार्टी है और पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया। जहां तक और दल हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी से दूरी थोड़ी बनाई हुई है, क्योंकि कई बार देखने को ये मिलता है कि कांग्रेस का जो रास्ता है उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी एक ही रोड पर चल रहे हैं। जो कांग्रेस का रास्ता था उसी पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो फिर राहुल जी सुबह शाम मोदी जी को कोसते क्यों रहते हैं? अब वो नेशनल पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूं, लेकिन जो नीतियां हैं, जो आर्थिक नीतियां हैं, वो वही हैं। जो
कांग्रेस की थी वही भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ये बताइए कि आपके गठबंधन के बाद और चुनाव के बाद, उसके बाद आपका और राहुल जी का टच बिल्कुल खत्म हो गया, कोई बात भी नहीं होती आपकी उनसे? अब पर्सनल बातें तो क्या, किसके बारे में मैं कहूंगा, ये मंच वो नहीं है जो इन बातों पे चर्चा करे। नहीं, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि भाई आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक अलग बात होती है। आप दोनों ने इतना प्रचार किया था, हाथ दोनों ने पकड़ करके एक दूसरे का, यूपी के दो लड़के, बड़ा जबरदस्त प्रचार था। वो समय था जिस समय कांग्रेस के साथ अलायंस था पार्टी का, तो अलायंस में जो उन परिस्थितियों के हिसाब से बेहतर हो सकता था वो नारे भी दिए गए, उस तरीके से काम भी किया गया। और उसके बाद जब 2019 में फैसला हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे तो वो परिस्थितियां दूसरी थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बदल गई हैं। परिस्थितियों से राजनीति होती है, कई बार परिस्थितियों से फैसले लिए जाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, क्योंकि 4.5 साल में जो विकास रुक गया है, ये जो बड़े बड़े तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ये जो एक्सप्रेसवे का नाम ले रहे हैं कि आपने गंगा एक्सप्रेसवे बना दिया, अभी तो शुरू नहीं हुआ गंगा एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो झांसी से लेकर के सिद्धार्थनगर बनना था वो आपने केवल टेढ़ा कर दिया। आपका अपना क्या है? आप लखनऊ की जो मेट्रो चल रही है वो समाजवादी पार्टी की देन है। कानपुर में जो मेट्रो चल रही है, उस समय वेंकैया नायडू उस विभाग के मंत्री थे, मुरली मनोहर जोशी जी सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, और समाजवादी सरकार थी, तब कानपुर में शुरू हुई मेट्रो, आगरा में मेट्रो शुरू हुई। जितनी समाजवादी सरकार में मेट्रो के प्रोजेक्ट शुरू हुए वही आज चल रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री इन्होंने अपने गोरखपुर में मेट्रो क्यों नहीं बनाई? उन्होंने मजबूर कर रहे हैं लोगों को नाव से चलने के लिए। शायद 14 शहरों में शुरू करने जा रहे हैं, ये उन्होंने शायद ट्विटर पर अपने लिखा हुआ था। मेरठ में भी चलेगी, गाजियाबाद में। हमारी ट्विटर की बुराई करते हो, उनके ट्विटर की तारीफ कर रहे हो। आपके ट्विटर पे जो लिखा होता है वो बता देते हैं, जो वो लिखते हैं वो बता देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कहा, मुझे याद है वो झांसी में उन्होंने कहा कि झांसी से सीधा दिल्ली को एक्सप्रेसवे बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार झांसी गए थे, उन्हें रास्ता नहीं पता था, क्योंकि झांसी के बाद मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, तो मध्य प्रदेश में कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सड़क बना लेंगे। और उन्होंने वहीं पर कहा कि हम गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। बताओ, गोरखपुर की जनता को मजबूर कर दिया कि नाव से चलें। वहां पर नाव से चल रहे हैं लोग बरसात में। मेट्रो कब बनेगी मुख्यमंत्री जी बताएं, मेट्रो कब बनेगी? अच्छा एक बात मुझे बताइए, जो दूसरों के गांव की बुराई करते हैं, अपना मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं ठीक करते हैं? एम्स दिखा रहे हैं कि एम्स बना रहे हैं। कौन सा नया एम्स बनाया है? जो गोरखपुर में एम्स बन रहा है उसमें समाजवादी पार्टी ने जमीन दी, तब जाकर के एम्स बन रहा है। अच्छा अखिलेश जी मुझे बताइए, और रायबरेली में एम्स जो बन रहा है वो भी समाजवादी पार्टी ने जमीन दी। इन्होंने कुछ काम नहीं किया, जनता आप कह रहे हैं बड़ी नाराज है, तो ऐसा क्यों है कि सारा वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा? आप अकेले थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को देखे, भारतीय जनता पार्टी ने भाषा को समझे, और उनकी भाषा क्या? चुनाव आते ही उन बातों को मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को कहने में मुश्किल होगी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, इसलिए दूसरे शब्द कहते हैं वो। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट से बिजली बनती है, लेकिन ये नफरत के शब्दों को ढूंढते हैं। ये नफरत नहीं, वो कहते हैं तुष्टीकरण। उनका शब्द था, उन्होंने आपके लिए कहा था, रेफरेंस आपके लिए निकाला गया कि अब्बा जान कहने वाले राशन चोर, सब राशन चोरी कर लेते थे। मैं उनसे कहता हूं कि एक बार इस मंच पे आए और ये कहें 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो उत्तर प्रदेश में बन रहे वो कब बनेंगे? इस इल्जाम का जवाब क्या है कि आप लोग? मेरा जवाब यही है कि वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कह ही नहीं सकते, तो बनाएंगे कैसे? और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लैपटॉप इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि मुख्यमंत्री खुद लैपटॉप चलाना नहीं जानते। नहीं, लेकिन इस इल्जाम का जवाब तो दीजिए। आपने रिएक्ट नहीं किया जब उन्होंने आपको ये शब्द इस्तेमाल किया था। मैंने आपसे कहा ना कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट वो नहीं कह सकते, इसलिए दूसरी बातें कह रहे हैं। लैपटॉप नहीं चला सकते इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं। और ये एक्सप्रेसवे का नाम बदला है, समाजवादियों की देन है। मुझे खुशी है इस बात की, जब मैं अभी आजमगढ़ गया, गांव के लोग बाहर निकल करके आए और उन्होंने मुझसे खुद कहा कि जितनी अच्छी सड़क आप बना सकते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उतनी अच्छी सड़क नहीं बनाई। आप राइडिंग क्वालिटी देखिए और सोचिए पैसा कम करने के लिए क्या किया? मीडियन खत्म कर दिया बीच का। जो आपका रोड कांग्रेस कहती है, जो स्टैंडर्ड हैं आज, जो एक्सप्रेसवे के स्टैंडर्ड्स बने 2017 के बाद, वो ये कहते हैं कि आपका जो मीडियन है, जो डिवाइडर है, वो कम से कम 12 मीटर का होना चाहिए, क्योंकि सरकार को पैसे कम दिखाने थे। वो मीडियन ही खत्म कर दिया बीच का। उनसे पूछिए सरकार से कि आपने डिवाइडर क्यों खत्म किया इस सड़क का, ये बताइए। जो अच्छा अलाइनमेंट दिखाई देता वो क्यों नहीं अच्छा हुआ? आपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्यों गिरा दिए?
आपने राइडिंग क्वालिटी क्यों खराब कर दी सड़क की? आपने राइडिंग क्वालिटी खत्म कर दी सड़क की, और लाइटों के नाम पर कुछ खंभे ही नहीं खड़े, वहां लाइटें ही नहीं लगी। शौचालय कहां जाओगे आप? मंडी कहां है? जिस तरीके से उस एक्सप्रेसवे को बनाना चाहिए था, उसका पूरा का पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटी से समझौता इस सरकार ने किया। जब ठीक एक सवाल सुरभि के पास भी है, फिर हम कुछ ऑडियंस में से भी सवाल लेंगे। बोलिए। अखिलेश, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये कहना चाहती हूँ, ये मैं आरोप नहीं लगा रही, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, और ऑड आवर्स या कोई भी वक्त हो सकता है, हम सफर करते हैं। मेरे साथ तो दिन दहाड़े गन पॉइंट पर चेन स्नैचिंग हुई है आपकी सरकार के दौर में। मेरा सवाल एक कॉमन सिटीजन होते हुए सिर्फ इतना है कि अगर हम निकलते हैं, क्योंकि अब जब जब चुनाव आता है, नारे, दावे, बातें और वार पलटवार तंज कसे जाते हैं। अगर एक परसेप्शन लोगों के बीच में बना हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप भी सवाल उठाते हैं, तो कैसे आप एक परसेप्शन को बदल पाएंगे? क्या आप यकीन दिला पाएंगे कि आप आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर हम बात करें तो उतने ही हम सुरक्षित महसूस करेंगे, चाहे वो दिन हो या रात, वक्त कोई भी, किसी के लिए भी? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे जो साथी हैं उन्हें टैक्सी ड्राइवर कैसा मिला, और आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज बता रही हैं। मुझे दुख है कि उस समय मुझे नहीं पता लगा। अगर मुझे पता लगा होता तो उस जिले का कप्तान उसी दिन सस्पेंड हो गया होता। और जहां तक उत्तर प्रदेश के महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, और पुलिस विभाग के लिए स्ट्रक्चरल चेंज जो सबसे बेहतर किया वो समाजवादी सरकार ने किया है। और मैं आपसे कहूंगा इस बात को, क्योंकि आपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसलिए मैं कहूंगा पर्सनली आप समय निकाल करके इसी नदी के किनारे 1090 बना है, आप जाकर के देखिए, और उसमें जो अधिकारी बैठे उनसे जानकारी हासिल करिए कि 1090 वुमेन पावर लाइन जो बनी थी वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितनी कारगर थी और कितनी मदद कर रही थी। आज भी लाखों महिलाओं के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करिए 1090। इसके साथ साथ जो डायल 100 बनाया था, मैंने उत्तर प्रदेश के जो उस समय के अधिकारी थे, जो समझदार अधिकारी थे, जिनको मुझे लगा कि शायद ये टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उनको मैंने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में भेजा था, और मैंने कहा कि वहां देख करके आइए उस कंट्रोल रूम को कि आखिरकार वहां की पुलिस की फंक्शनिंग क्या है। उसके बाद वो ह्यूस्टन गए, ह्यूस्टन की पुलिस की फंक्शनिंग क्या है वो देख करके आए। उसके बाद सिंगापुर गई वही टीम, और टीम सिंगापुर में देख कर आई कि उनका रिस्पांस सिस्टम कैसे काम करता है। उसके बाद मैंने ये डिजाइन किया। उस समय प्रोफेसर वेंकट आए और उनसे मिलकर के सरकार ने ये सबसे बेहतरीन डायल 100 डिजाइन किया। उसकी वजह से पुलिस को आज सबसे अच्छा रिस्पांस सिस्टम मिला है। तो 1090 और डायल 100 जो गाड़ियां लगाई थी उत्तर प्रदेश में, ये थी कोशिश कि 15 मिनट में गांव में और शहर में 5 मिनट में, 4 मिनट में पुलिस पहुंच जाए। आप ये सवाल मुख्यमंत्री से जरूर पूछिए जो सवाल मुझसे आपने पूछा है, और पूछिए उनसे कि डायल 100 को आपने डायल 112 कर दिया। क्या 2000 गाड़ियां उत्तर प्रदेश में या हजारों गाड़ियां समाजवादी सरकार ने खरीदी थी, क्या वो अधिकारियों ने नहीं छीन लिया गाड़ियां? आपने गाड़ियां क्यों नहीं बढ़ाई डायल 100 में? और दूसरा 1090 को जो बजट मिलना चाहिए था, आपने 1090 को बजट क्यों नहीं दिया? ये सवाल अगर आपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर किया है तो आपको 1090 देखना चाहिए कि कितनी मदद मिल रही है, और जो सरकार के मुखिया आएंगे उनसे पूछिए कि आपने दोनों जो स्ट्रक्चर चेंज किया था इसका बजट क्यों आपने खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री तो एक लाइन में जवाब देते हैं, हमने ये संदेश दे दिया है अपराधियों को कि या तो सुधर जाओ नहीं तो ऊपर जाओ। तो मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि उन्होंने अपने मुकदमे कितने वापस लिए, और आज बड़े बड़े टिफिन में खाना जेल में जा रहा है। जो मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं उनसे पूछिए कि जेल में बड़े बड़े टिफिन में खाना कैसे जा रहा है। और फिर इस सरकार को किसने रोका है कि टॉप 10 अधिक जो माफिया हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी सूची क्यों नहीं जारी कर रही? वो तो कह रहे सब जेल में है। मैं ये कह रहा हूं जेल में है, अगर जेल में, सवाल ये नहीं है, आप नामों की बहस मत करिए। आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे लगे तब जेल भेजा है, एक एक मुकदमा उन पे झूठा है, और ये सरकार ने जानबूझ करके उन्हें जेल भेजा है। अखिलेश जी, और सरकार फंसा रही है उनको। अखिलेश जी, एक साल से ज्यादा, मैं ये कहता हूं 1 साल से ज्यादा हो गया उनको जेल में। आजम खान साहब ज्यादा हुआ है, उनको 1 साल से ऊपर हो गया, तो अदालतें क्या कुछ नहीं कर रही हैं? भाई बेल देना मुझे अदालत भरोसा का है काम है। कितने केसों में उन्हें बेल मिल गई, लेकिन सरकार क्या कर रही है पूछिए सरकार से। क्या सरकार ने जानबूझ करके नहीं फंसाया उनको? सरकार अपने तो मुकदमे वापस ले रही है लेकिन दूसरों को जेल में भेज रही है। ये सरकार की नीयत है। और मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुकदमे वापस लिए कि नहीं लिए, ये बताए उत्तर प्रदेश की जनता को कि मुकदमे वापस लिए कि नहीं लिए। और टॉप 10 की कब जारी करेंगे सूची? अभी तो वो आपके और किसने नहीं देखा जिला पंचायत चुनाव,
जिला पंचायत के चुनाव और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव, महिलाओं के कपड़े फाड़ लिए इन्होंने। ये बीजेपी के गुंडे थे जिन्होंने महिलाओं को रोका था, छेड़ा था और कपड़े फाड़े थे। और आज कौन जिम्मेदार है इनके लिए? कभी आपको भी डर लगता है कि आपके ऊपर भी कोई मुकदमा कर देंगे? देखिए, अब राजनीति में बहुत सफर गुजर गया मेरा। मैं 99 में आया था पॉलिटिक्स में, और आज कितने साल हो गए, न जाने कितनी सरकारें देख ली। कौन डरेगा इनसे, जो खुद ही डरपोक हैं। सरकार से हट जाएं, जब सरकार से हट जाएंगे देखिएगा। जी ठीक है अखिलेश जी, एक क्योंकि ओवैसी जी की एंट्री हुई है अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में, चाहता हूं क्योंकि वो आपका नाम ज्यादा ले रहे हैं, योगी जी का कम ले रहे हैं। उनका कहना यह है कि खास तौर पर समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के वोट बैंक को बैंड बाजा पार्टी की तरह इस्तेमाल किया। वे ढोल बजा बजा के आपको दूल्हा बना के बारात आपकी निकालेंगे, आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन सेरेमनी हॉल के बाहर उनको रोक दिया जाएगा। अब कुछ नहीं, यानी पद कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं, सरकार वो बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो काम हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम किए समाजवादी सरकार ने, और हर वर्ग को लेकर के साथ चले हैं। हाँ, इधर भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके बड़े पैमाने पर अन्याय किया है लोगों के साथ। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, 100 सीटों से आप भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी आने वाले चुनाव में। वो कहते हैं कि हमें हक नहीं है चुनाव लड़ने का, आप अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता ने बिहार का भी चुनाव देखा है और बंगाल का भी चुनाव देखा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। आज गरीब सुरक्षित नहीं है। आप बताइए मुख्यमंत्री जी पे क्या है जवाब उस बात का? उनके जिले में एक व्यापारी की हत्या हो गई और पुलिस ने मार दिया, न जाने कितने लोगों की कस्टोडियल डेथ हुई है। आप बाबा मर गए हमारे नरेंद्र गिरी जी, बताइए क्या बाबा नरेंद्र गिरी जी नहीं मर गए? बहन जी, अखाड़ा परिषद के सुसाइड नोट सामने आ गया उनका। सवाल सुसाइड नोट का नहीं है, संदिग्ध, सभी लोगों ने कहा संदिग्ध परिस्थितियों में सीबीआई की जांच हो रही है। हमने कहा जज के अंडर मॉनिटरिंग हो सीबीआई की जांच, आप सिटिंग जज के मॉनिटरिंग क्यों नहीं करा रहे जांच को? आप सिटिंग जज से मॉनिटर क्यों नहीं करा रहे जांच? और केवल एक बाबा नहीं, संत नहीं, गुरु नहीं, उत्तर प्रदेश 40 से ज्यादा की हत्या हो चुकी है। महंत जो है वो मुख्यमंत्री हैं और आप कह रहे हैं उनकी सरकारें बाबाओं की मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश में 40 से के लगभग बाबा, संत, मठ के लोगों की हत्या हो चुकी है इसी उत्तर प्रदेश में। जिन्होंने सिक्योरिटी मांगी उनको सिक्योरिटी नहीं दी सरकार ने। अच्छा, एक चीज और बताइए, कांग्रेस पार्टी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी चूंकि बहुत ज्यादा प्रचार कर रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और अब जनरल सेक्रेटरी यहाँ की, तो उनका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, यूथ पर पड़ेगा, महिला वोट पर पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी का जो कैचमेंट वोट था वो बढ़ेगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये अगर उनके लिए अच्छी बात है तो चुनाव के बाद जरूरत पड़ी। आप ही ने कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो हर पॉलिटिकल पार्टी, पुरानी पार्टी है, वो भी लड़ेगी चुनाव। लेकिन सवाल जनता देखेगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से वो हटाएगी कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी लड़ी है जो हटाएगी? आज किस पार्टी का संगठन मुकाबला कर रहा भारतीय जनता पार्टी का? तो किस पार्टी के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे लगे हैं आज? कौन सी पार्टी? आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जिस जिले में गए हैं उस जिले में कोई पॉलिटिकल पार्टी कार्यक्रम नहीं कर सकती। आप पूछिए मुख्यमंत्री जी से, ये कहां का लोकतंत्र है? प्रधानमंत्री जी तो जाकर के अमेरिका में कह रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र जिंदा लोकतंत्र है। और जिस जिले में मुख्यमंत्री जाएंगे उस जिले में कोई पॉलिटिकल पार्टी कार्यक्रम नहीं कर सकती। डॉक्टर संजय चौहान जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके बीच में जाना चाहते थे, आज उनका कार्यक्रम नहीं होने दे रहा प्रशासन। ये कहां का लोकतंत्र है? क्योंकि आपका कार्यक्रम है तो कोई नहीं करेगा। कोविड के समय पर भारतीय जनता पार्टी रैलियां कर रही थी और विपक्ष के लोग कर रहे थे, उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे थे। नहीं, लेकिन ऐसा मैं पहले भी आपसे कह रहा था, चुनाव आप अकेले तो नहीं लड़ रहे ना। आपने कहा आपका संगठन मजबूत है, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, बस कोई संगठन नहीं है। अच्छी बात है, कांग्रेस लड़े, उसमें किसने उनकी, क्योंकि उनकी पार्टी है यहाँ की, लड़ेगी। लेकिन जनता ये देखेगी किसने विकास उत्तर प्रदेश में किया है, कौन उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएगा। आपने मायावती जी के बारे में भी कहा कि अब उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ भी आपने मिलकर के चुनाव लड़ा था और वो भी आपसे काफी खफा नजर आती हैं। ऐसा क्या हुआ चुनाव के बाद की इतनी तल्खी सी हो गई? बहुजन समाज पार्टी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, क्योंकि 2019 में हमारा उनका साथ था। आने वाले समय में हम किसी गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल उत्तर प्रदेश के हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। मायावती जी से आपको दिक्कत हुई क्या, ये तो बताइए। हमारी कोई नाराजगी नहीं है, कोई उनसे दिक्कत नहीं है। चुनाव के बाद आपने एक बार उनका नाम तक नहीं लिया, एक बार भी आपने कभी रेफरेंस जिक्र नहीं किया। अलायंस मैंने किया और अलायंस के बाद अगर मैं कोई बात कहूं तो मैं अपने ही फैसले को
नकार दूं मैं? नहीं, क्योंकि उनका इल्जाम आप पर बड़ा साफ था कि कोई हमारा बात नहीं, वोट हमारा वो वोट ट्रांसफर हो गया, आप अपना वोट नहीं दिला पाए उनको। चुनाव वोट की वजह से नहीं, बहुत से कारण थे जिसकी वजह से चुनाव हारे हैं। क्या प्रशासन कर रहा था? क्या जात के आधार पर क्या प्रशासन कर रहा था? मैं अपना बता दूं अनुभव कन्नौज का। डीजीपी एक जात का, मुख्यमंत्री एक जात का, पुलिस अधिकारी एक जात का, कन्नौज का एक जात का। हम तो कह भी नहीं सकते किस जात के थे वो। आप पता करिए ऑन द रिकॉर्ड, वो 4 लोग मिलकर के मीटिंग हुई मुख्यमंत्री आवास में कि नहीं हुई कि कन्नौज कैसे हराना है, और चारों एक जाति के लोग थे। क्या आप इसका जवाब ढूंढेंगे? अखिलेश जी, वोट तो जनता देती है ना। अधिकारी किसी को कैसे रोक लेगा, ये बताइए। तो चारों बैठ करके मुख्यमंत्री आवास में क्या बैठक कर रहे थे, और चारों एक जाति के। आप जातियां बताइए, आप जानकारी करिए इस बात हम तो की। खुल के पूछते हैं उनसे कि उनके ऊपर आरोप है कि आप ठाकुरों की सरकार चला रहे हैं, जैसे आपके ऊपर आरोप था कि आप यादवों की सरकार चलाते थे। मैं ये नहीं कह सकता। तो फिर आपको जानकारी करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में उस समय भी और इस समय भी समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया। समाजवादी पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में साजिश होगी कि किसी को फंसा दिया जाए, किसी को हरा दिया जाए, जिला पंचायत के चुनाव जीतने हैं, चाहे महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए जाने पड़े। ये साजिश होगी मुख्यमंत्री आवास में, और उस मुख्यमंत्री आवास में जिसका नक्शा ही नहीं पास है। कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा, कब बुलडोजर चला दे पता ही नहीं। आप थे, आपने नक्शा पास नहीं कराया था उसका? अरे हमसे पहले का वो है, उन पहले वालों ने क्यों नहीं पास कराया? आपने कभी एक आध कमरा उसमें जोड़ा होगा, कुछ तो किया जो होगा। हमने बनाया उसका नक्शा पास कराया। तो आपको मालूम था कि इसमें कभी बुलडोजर चल सकता है, नक्शा पास नहीं कराया तो? ये सरकार बताए ना कि बहुत सारे राजा महाराजा उनके कागज नहीं है। जो राजा महाराजा उत्तर प्रदेश के हैं उनके पास भी अपने महल के कागज नहीं है। बुलडोजर देखिए किस पर चल रहा है। सरकार कहती है माफिया पर बुलडोजर चला रहे हैं, जिसने जमीन कब्जा कर रखी है, महल बना लिया। अयोध्या में यादव थे, गरीब लोग थे, जो 100 साल से रह रहे थे, उन पे क्यों बुलडोजर चल गया? देखिए, अभी आपने जाति इस्तेमाल की ना, अभी आपने कहा जानबूझ के की मैंने, इसलिए क्योंकि मुझसे सवाल पूछते आप। तो वो माफिया थे जो 100 साल से रह रहे थे अपने घर पे। मुझे बताए सरकार वो माफिया थे क्या? वो इसीलिए बुलडोजर चला कि वो यादव थे। एक सवाल मीनाक्षी के पास है। मीनाक्षी, वैसे तो 2 सवाल थे, लेकिन एक का तो जवाब आपने आधा दिया है, तो पहले उसी सवाल का आप जवाब दें। आप चुनाव पूर्व तो कोई अलायंस नहीं कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ, लेकिन अगर मान लीजिए फर्ज करिए हंग असेंबली की नौबत आती है और आपके पास सीटें ज्यादा होती है और आपको किसी साथी की जरूरत होती है, तो क्या हाथी का साथ लेना पसंद करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता पूरा बहुमत देगी, और हो सकता है जिस तरीके से सांसदों की कुटाई हो रही है, विधायकों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, मंत्रियों को अपमानित होना पड़ रहा है, पैदल चलना पड़ रहा है, गाड़ी से उतार करके उन्हें गड्ढों के बीच से गुजारा जा रहा है। ये जो नाराजगी है, कई गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, ये जो नाराजगी जनता में, हो सकता है जनता 400 सीटें समाजवादी पार्टी को जिता दे। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अखिलेश जी। यदि नहीं आई तो वो सोच ही नहीं रहा हूं मैं गिनती। कभी लोकसभा के सांसदों की कुटाई नहीं हुई होगी, विधायकों को गांव में नहीं घुसने, ऐसा नहीं हुआ होगा विधायकों को गांव में न घुसना दिया जा रहा हो। तो भैया 3 क्यों छोड़ रखी है आपने? 403 ही बोलिए पूरी। 3 विपक्ष ठीक लगेगा 3 का। और एक सवाल सौरभ, अगर आप इजाजत दें। जी जी। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यादवों के घर जो हैं तोड़ दिए गए, अयोध्या का विकास हो रहा है। आपने कहा कहां बन रही है स्मार्ट सिटी? क्या अयोध्या का विकास आपको पसंद नहीं आ रहा? उत्तर प्रदेश का विकास हो, अयोध्या का विकास हो, भगवान श्री राम का मंदिर बने, लेकिन गरीबों को उजाड़ करके। क्या पुण्य काम के लिए आप किसी घर पे बुलडोजर चला देंगे आप? ये कहां की परंपरा है? ये कहां की संस्कृति है? किसने सिखाया आपको? किस कानून में ये बात है? आप उन्हें मुआवजा दीजिए, अगर किसी पुण्य काम के लिए 6 गुना मुआवजा दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? हजारों करोड़ रुपए आपके पास हैं, डबल इंजन की सरकार है आपके पास, जितनी जमीन आप 6 गुना मुआवजा दीजिए। मुझे याद है आगरा से लखनऊ सड़क के लिए जमीन ली थी, या लखनऊ से लेकर के आपके बलिया और गाजीपुर तक के लिए सड़क ली जा रही थी। सड़क के रेट बढ़ा करके मुआवजा दिया किसानों का, एक किसान सड़क पर नहीं आया, आंदोलन नहीं किया। इसी लखनऊ शहर में हमारे बैठे हैं नवाब लोग, 2 पीछे बैठे हुए हैं, इनके पास बिजली का घर हटाना था। मुझे अधिकारियों ने कहा कि 37 करोड़ आपको बजट देना पड़ेगा पैसा। मैंने कहा हाँ, इस इलाके को सुंदर करना है, आज चाहे हमें 37 करोड़ देना पड़े। एक रस्तोगी फैमिली है, उसको 37 करोड़ रुपए मुआवजा दिया था और बिजली का घर हटाया था वहां से। तो सरकार के खजाने में क्या कमी है? आप एक पुण्य काम करना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो। कौन नहीं भगवान श्री राम को मानता है?
क्या वो जिनके घर उजाड़ दिए वो नहीं मानते क्या भगवान राम को? क्या वहां व्यापारी जिनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं वो नहीं लड्डू चढ़ाते थे, प्रसाद बनाते थे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब वो कह रहे हैं हम 23 तक मंदिर बना देंगे, तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा इस चुनाव पर? कई चुनाव ऐसे ही लड़ते रहेंगे, नहीं बनाएंगे लोग। किसने रोका है ना बनाने के? किसने रोका है? बनाए आप। जब उत्तर प्रदेश में 323 किलोमीटर 22 महीने में एक्सप्रेसवे बन सकता है, तो किसने रोका है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप बनाइए। किसने रोका है? जो बना रहे हैं अब उसका बेनिफिट वो लेंगे ना, 24 तक भी तो लेंगे। हाँ, ये सवाल है। ये भी अच्छा जवाब दिया आपने। पॉलिटिक्स में आप इनके लिए अकेले थोड़ी पूजा हैं। आस्था केवल वो फायदा नुकसान है। हम लोग मानने वाले लोग हैं भगवान को। जब घर से निकलते पूजा करके निकल, लेकिन दिखावा नहीं करते अपनी पूजा का। हमने मुखंदी आवास में मंदिर बनाया, अपनी जिंदगी में मुखंदी ने ऐसा सुंदर नहीं बनवाया हुआ। आप कह रहे हैं आप ज्यादा बड़े हिंदू हैं उनसे। वो बताएं कि हम हिंदू हैं कि नहीं है बीजेपी वाले, तब उनको जवाब दूंगा मैं। वो तो अरे अब गेरुआ वस्त्र पहने मुख्यमंत्री है आपके पास, आप कह रहे हैं बताएं हिंदू अब हैं। देखिए, फिर रामायण मैं याद दिला दूंगा। फिर रामायण याद दिला दूंगा मैं। बताइए। नहीं, मैं याद नहीं दिलाऊंगा, मैं उस लाइन पे नहीं जाना चाहता हूं। आप इस बार मुख्यमंत्री से कहिएगा 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कब बना देंगे। अच्छा, फिर वो आप एक बार जवाब दे दीजिए वो अब्बाजान वाली बात का। ये आया कहां से, हम समझ नहीं पाई, अचानक से कहां से आए? देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास करना नहीं है, लैपटॉप देना नहीं है, एक्सप्रेसवे बनाना नहीं है, बिजली कारखाने बनाने नहीं है, मेट्रो बढ़ानी नहीं है, स्कूल कॉलेजेस बनाने नहीं है, मेडिकल कॉलेज बनाने नहीं है। मेडिकल कॉलेज बोले पुरानी सरकार के जो पूरे नहीं कर पाई ये लोग। मुझे याद है देश के उस समय के स्वास्थ्य मंत्री जी गुलाम नबी आजाद साहब थे और नड्डा साहब थे। आप फाइल मंगवाइए, उस समय जो जो स्वीकृत किए थे उसके बाद थोड़े बहुत मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए, वो भी अभी नहीं बना पाए। इनसे पूछिए आपने जौनपुर का मेडिकल कॉलेज क्यों काम रोक दिया, बदायूं के मेडिकल कॉलेज का काम क्यों रोक दिया, सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का काम क्यों रोक दिया आपने, आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का बजट क्यों नहीं दिया, सैफई के मेडिकल कॉलेज का बजट क्यों नहीं दिया। ये नए मेडिकल कॉलेज का दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। आप दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में होर्डिंग देखी होगी आपने, बिल्कुल लगी। लेकिन आप जौनपुर जाइए, आजमगढ़ जाइए कि आखिरकार क्यों मेडिकल कॉलेज रोक दिए। सिद्धार्थनगर में भगवान बुद्ध के नाम से यूनिवर्सिटी बन रही थी, उसका बजट क्यों रोक दिया। केजीएमयू का क्या बजट दिया है। जहां पर लारी का सेंटर बना था, जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, वहां पे एक नई बिल्डिंग बन रही थी, क्यों काम रोक दिया उसका। कैंसर इंस्टीट्यूट ये बन रही है, इसका काम अभी तक नहीं शुरू कर पाए, अब जाकर के शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, इनके सबसे बड़े नेता, देश के कई बार प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था। बताइए मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां बन रही है, मुख्यमंत्री से पूछिए। वो यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, वो चला रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हॉस्पिटल में 9th फ्लोर पर। बताइए, जो सरकार 4.5 साल में अपने सबसे बड़े नेता के नाम पर यूनिवर्सिटी ना बना पा रहे हो, और वो भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। इनसे विकास की उम्मीद करोगे, इसीलिए ये नए नए शब्द ढूंढ के लाते हैं। अच्छा अखिलेश जी, बहुत सारे सवाल हुए, आपने बहुत सारी बातें भी कही हैं। अंत में ये बताइए कि योगी जी को छोड़ दीजिए, योगी जी के बारे में आपने बहुत कुछ कह दिया। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भी छोड़ दें। मैंने शुरुआत में कहा था ये बड़े हाजिर जवाब दिखती हैं। अच्छा ये बताइए कि ये मोदी जी, कट कर देना, कोई इशू नहीं। सर लाइव है सब। अच्छा, दैट्स ओके। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी तो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 24 में अगर उनको आना है, उत्तर प्रदेश में जो 2 बार 14 और 19 में कारनामा किया उसके बगैर नहीं आ सकते। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लोकप्रिय हैं, उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है या नहीं? देखिए, मैं किसी की लोकप्रियता पे जवाब देने नहीं आया हूं। मैं केवल इतना जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी, क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय झूठ का प्रशिक्षण केंद्र चलाया, झूठ बोलते हैं, प्रचार में पैसा खर्च करते हैं, प्रचार ही इनका विकास है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी चुनाव में। और आज अखिलेश जी ने जितने दावे किए, जिस सरकार ने काम नहीं किया, उसके जवाब हम आज मुख्यमंत्री योगी